हेलो थियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। पिछले चैनल में जाके आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और ब्लॉग देख लो। हाँ, ज्यादा बेटर नहीं था क्योंकि मेले में था, मोबाइल हाथ में था और माइक मैं लेके नहीं गया था, इसलिए ज्यादा कुछ बोला नहीं मैं। बट नेक्स्ट जो ब्लॉग आएंगे वो मेरे आसपास के एरिया के होंगे और आपको काफी मजा आने वाला है उनमें। तो चलो फटाफट से लाइक मार दो और हम पिछला एपिसोड डिस्कस कर लेते हैं। पिछला एपिसोड काफी छोटा ही था जिसमें हमने देखा हुआ होता है जो उताई जोयान को मोटा मोटा, अरे कुछ और मत समझ लेना, 10,000 स्कॉर्पियन सेट के बारे में बता देता है। जिसके बाद जोयान वुबांग सिटी में एक रहने की जगह को ढूंढता है और इसके बाद वो लोग सिटी को घूमने और एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमने वहाँ देखा हुआ होता है कि जॉन को एक चीज पसंद आ जाती है जिसे लेने के लिए जॉन एक्साइटेड होता है, लेकिन वहाँ पे गोलू मोलू से एक बंदा आ जाता है जिसके चक्कर में जॉन के लगते लगते बचते हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि जॉन उसकी बॉडी में पॉइजन को सेंस करता है और उसके साथ के बंदे जो कि मास्टर लैंग थे उन्हें बताता है, तो वो जियान को फोड़ने के लिए आ जाते हैं। बट जियान उन्हें अपनी हेवनली फ्लेम दिखाता है और इसके बाद बोलता है कि मैं इस पॉइजन को रिजॉल्व कर सकता हूँ। जिसके बाद जियान उनके साथ उनके मेंशन पे चला जाता है और वहाँ जियान जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल पावर शो करता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि जियान की स्पिरिचुअल पावर वास्तव में रैंक 5 के अल्केमिस्ट की है। और यही मैंने एपिसोड एंड कर दिया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। इस टाइम पे जियान उस लड़के के बेड के जस्ट सामने ही बैठा हुआ था और जियान की आंखें बंद होती हैं। साथ ही जियान के स्पिरिचुअल पावर के फोर्स के कारण आसपास के जो रूम की चीजें थी वो भी कांप रही थी। और यहाँ पे जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से ये पता कर सकता था फेंग जीकोंग की बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो उसके इनर ऑर्गन्स और साथ ही साथ उसके स्पिरिचुअल ओरिजिन तक चले गए हैं। और यही एक रीजन था कि उसका जो कल्टीवेशन था वो काफी ज्यादा तेज स्पीड से नीचे गिर रहा था। और इस टाइम पे जियोन को पता था कि अगर इसकी पावर डाउडी के नीचे गई तो ये पूरी तरीके से मर जाएगा। और कुछ हद तक जियोयान को ये यंग मास्टर फेंग जीकोंग लियानियर की तरह लगता है। हालांकि लियानियर के पास वो फुल पॉइजन बॉडी थी जो कि और भी ज्यादा खतरनाक थी और वो बाई बर्थ पॉइजन था, लेकिन फेंग जीकोंग की बॉडी में जो पॉइजन था वो बाहर से उसकी बॉडी के अंदर गया था। साथ ही जियोन को ये भी पता था कि उसकी हेवनली फ्लेम के साथ वो इस पॉइजन को सॉल्व करने में कैपेबल होगा। आखिरकार ये पॉइजन उतना ज्यादा खास नहीं है जितनी की वो फुल पॉइजन बॉडी है। हालांकि इस टाइम पे जियोन धीरे धीरे यंग मास्टर की पूरी बॉडी को चेक कर रहा था और इस टाइम पे जो मास्टर लैंग होते हैं वो अपनी नजरों को तुरंत ही साइड में कर लेते हैं क्योंकि वो देख सकते थे कि उनके यंग मास्टर की पूरी बॉडी फ्लेम से घिरी हुई थी और अगर जियोन से थोड़ी सी भी गलती होती है तो उसके यंग मास्टर जल भी सकते हैं। हालांकि तभी वो देख सकता था कि वो हेवनली फ्लेम जो कि उसकी बॉडी को कवर किए हुए थी तुरंत ही धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है और पॉइजन को उसकी बॉडी से निकालना स्टार्ट कर देती है। हालांकि इस टाइम पे जॉन ने एक चीज और फील की थी कि यंग मास्टर की बॉडी के 4 पार्ट पूरी तरीके से जाम हो चुके हैं इस पॉइजन के कारण, जिससे वो अपनी डुइकुई को अपनी मेरिडियन के साथ फ्लो नहीं कर सकता और वो 1% भी डुइकुई को बाहर निकालने में कैपेबल नहीं है। इसीलिए जॉन तुरंत ही कहता है ये पॉइजन कितना ज्यादा खतरनाक है, भले ही इसे आधे से ज्यादा हटा दिया गया हो लेकिन जब तक इसे पूरी तरीके से नहीं हटाया जाता ये जिंदगी भर अपने डुइकुई का यूज नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर ये हेवनली फ्लेम के कारण नहीं होता तो केवल जिस पर्सन ने इसे ये पॉइजन दिया है केवल वही इसे निकाल सकता था। जिसके बाद जॉन कहता है हालांकि ये जहर, और इसके बाद कुछ सोचने और अपने दिल में अफसोस करने के बाद जॉन तुरंत ही शक की नजरों को इधर उधर देखने लगता है क्योंकि जॉन ने फील किया था ये जो पॉइजन है काफी ज्यादा खास है। जॉन जानता था ये पॉइजन काफी खास है और अगर कोई इसे मारना चाहे तो डायरेक्ट ही पॉइजन से मार सकता था। ऐसा लगता था कि किसी ने जैसे जानबूझकर ही इसकी बॉडी के अंदर ये पॉइजन इंजेक्ट किया हो। हालांकि जब जोयान मास्टर लैन से इसके बारे में पूछता है तो मास्टर लैन बताते हैं कि ये पॉइजन इसकी बॉडी के अंदर मैजिकल बीस्ट के कारण आ गया था और ये तब हुआ था जब फेंग जीकोंग फॉरेस्ट के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था। हालांकि ये पता नहीं चला था कि वो मैजिकल बीस्ट कौन सा था, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर केवल एक घाव ही देखा गया था। उसकी बात को सुनकर जॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता कि आखिरकार किस टाइप के मैजिकल बीस्ट के अंदर इतना अजीब जहर होगा। हालांकि जॉन इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे मुद्दे की बात थी फेंग जीकोंग की बॉडी से पॉइजन को निकालना। हालांकि इसकी बॉडी का पॉइजन कमजोर नहीं होता लेकिन लियानर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इजी था। इसीलिए जॉन अपनी रिफाइनमेंट की स्पीड को काफी ज्यादा स्पीड अप से बढ़ाने लगता है और 2 घंटे से भी ज्यादा के टाइम में फेंग जीकोंग की आधी बॉडी को जियान रिकवर कर लेता है। साथ ही जियान की हेवनली फ्लेम की ग्रिलिंग के कारण उसकी मेरिडियंस और बोन्स धीरे धीरे रिफाइन हो रही थी और बिल्कुल न्यू होती जा रही थी, जिसके कारण जो मास्टर होते यंग मास्टर उनका चेहरा हल्का सा पिंक होने लगा और ये देखकर मास्टर लैंड काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है यंग मास्टर पिछले काफी सालों से नॉर्मल दिख रहे थे लेकिन वो काफी पेन झेल रहे थे। अगर क्लेन चीफ ने उनके बॉडी के पॉइजन को न दबा दिया होता तो मुझे डर था कि वो बहुत पहले मर गए होते। आज आखिरकार मैं अपनी आंखों से यंग मास्टर को ठीक होता हुआ देख रहा हूँ। इस टाइम पे एल्डर लेंगे काफी ज्यादा खुश होते हैं और उनके हाथ खुशी के कारण कांप रहे थे। फेंग जीकोंग की बॉडी से पॉइजन निकालने का जो प्रोसेस होता है वो लगभग 3 घंटे तक चलता है। जिसके बाद जॉन शाम को अपनी आंखें खोलता है तो वो देख सकता था कि अंधेरा छा
दिखाने लगा है और लुओ जिन और बाकी सभी लोग पहले ही सराया में लौट चुके होंगे और अगर वो वापस नहीं जाता तो उसकी भी टेंशन उन्हें होगी। जिसके बाद जुआन फिर से फेंग जीकोंग को देखता है जिसकी बॉडी से पॉइजन पूरी तरीके से नहीं निकला था, लेकिन कम से कम उसकी पूरी बॉडी के पॉइजन के 80 to 90% पार्ट को जुआन ने निकाल दिया था और बचे हुए पार्ट को जोया एक ही बार में खत्म करने का इरादा नहीं रखता था। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी फ्लेम को वापस लेता है और इसके बाद मास्टर लैन की तरफ देखता है और कहता है, मास्टर लैन, मुझे लगता है कि पॉइजन निकालने की ये प्रोसेस यहीं खत्म होनी चाहिए। मेरे फ्रेंड मेरे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर मास्टर लैन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और झिझकते हुए जुयान की तरफ देखते हैं और इसके बाद कहते हैं, लेकिन मिस्टर जुयान, मेरे यंग मास्टर की बॉडी का पॉइजन। तभी जुयान कहता है, मैंने उसकी बॉडी के पार्ट से पॉइजन तो निकाल दिया, लेकिन अभी भी उसके इनर ऑर्गन्स में थोड़ा पॉइजन है जो कि अगली बार के लिए होगा। आखिरकार ज्यादा ग्रिलिंग भी सही नहीं है। आखिरकार ये पॉइजन उसकी बॉडी में काफी लॉन्ग टाइम से है, एक दिन या 2 दिन में से पूरी तरीके से निकालना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मास्टर लैंड कृपया वेट करें। और इसके बाद जुआन बिना कुछ ज्यादा कहे वहाँ से बाहर निकलने लगता है। तभी मास्टर लैंड कहते हैं, फिर मिस्टर जुआन, मुझे आपसे ये पूछना होगा कि आप कहाँ रहते हैं ताकि मैं आपको ढूंढ सकूं। जिस पे जुआन बताता है, हे लेनी। जिसके बाद जुआन जैसे ही सराया में लौटता है तो वो देख सकता था कि सभी लोग एक कमरे में गोल घेरा बनाकर बैठे हुए थे और जोयान का ही इंतजार कर रहे थे। साथ ही काफी ज्यादा टेंशन में भी होते हैं वो जोयान के लिए। हालांकि जैसे ही वो लोग जोयान को वापस आता देखते हैं तो हल्का रिलैक्स फील करते हैं। तभी लुओ जिन कहता है, हम आपको पूरी दोपहर से ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे? ये सुनकर जुआन उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पे किसी को बचाने के लिए गया हुआ था। और इसके बाद जुआन जैसे ही आगे बढ़ता है तो लिटिल फेयर डॉक्टर तुरंत ही जुआन के लिए एक चेयर आगे कर देती है और जुआन तुरंत ही उसमें जाके बैठ जाता है। और इसके बाद मोटे तौर पर फेंग जीकोंग और एल्डर लैने के बारे में बता देता है। ये सुनकर लुओ जिन तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, एक एल्डर वास्तव में रिटर्निंग एक्सपर्ट है, वो भी लेटेस्ट स्टेज का। ऐसा लगता है कि फेंग फैमिली काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वरना आप इतनी प्रॉब्लम कभी भी झेलने के लिए तैयार नहीं होते। ये सुनकर जुआन स्माइल पास करता है और इसके बाद कहता है, हालांकि मुझे नहीं पता फेंग फैमिली किस तरह की है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उनके क्लेन लीडर को कम से कम ओरिजिन किंग लेवल पर तो होना ही चाहिए। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ओरिजिन किंग लेवल के किसी एल्डर के ऊपर एहसान किया गया तो ये पहले ही बहुत बड़ी चीज है। और इस टाइम पे अगर जुआन ने ऐसा कुछ किया है तो एक्सट्रीम साउथ में ये उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता था। यहाँ तक कि यहाँ पे उन्हें किसी और से डरने की भी जरूरत नहीं थी। इसीलिए वो कुछ देर तक और भी हंसते हुए बातें करते हैं। तभी लुओ जिन अचानक कुछ सोचकर जुआन की तरफ देखता और कहता है, क्योंकि हम बर्निंग फ्लेम वैली में जा रहे हैं और हमें कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क चाहिए, तो क्या आपने कुछ सोचा है कि हम उसे कैसे एक्सचेंज करेंगे? क्योंकि मेरे फादर ने भी जब उसे एक्सचेंज किया था तो काफी बड़ी कीमत चुकाई थी और उसके लिए उन्होंने काफी पावरफुल और क्लेन को सेव करने वाली फॉर्मेशंस निकाली थी। लुओ जिन की बात को सुनकर जोयान को छोड़कर बाकी सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। आखिरकार यहाँ पे हर किसी को पता था कि उनके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क की बराबरी कर सकती हो। हालांकि जब सब कोई शौक होते हैं तभी जोयान स्माइल करते हुए कहता है, आराम करो, क्योंकि मुझे कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क चाहिए है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ भी गलत ना हो। और इसके बाद जोयान तुरंत ही कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अपनी स्टोरेज रिंग को फ्लिप करता है और इसके बाद जोयान के हाथ में अचानक एक काफी बड़ा सा ट्री सामने आता है और इस ट्री के सामने तो ये रूम भी काफी ज्यादा छोटा लग रहा था। तभी उस ट्री को देखकर सभी लोग शॉक होते हुए कहते हैं, ये है 1000 फैन ट्री। और इसके बाद सभी लोग उसके काफी बड़े बड़े और पत्ते देखते हैं और शॉक होते हैं। साथ ही उस पेड़ को देखकर और उसके पत्तों को देखकर सभी अंदाजा लगा लेते कि कम से कम ये 3000 साल पुराना तो होना ही चाहिए। इस टाइम पे ये जो ट्री होता है इसका तना 10 फीट का होता है और साथ ही साथ ये जमीन से छत को छू चुका होता है। साथ ही इस ट्री के ऊपर इक्वल शेप के काफी सारे पत्ते लहरा रहे थे जिसके अंदर काफी सारी एनर्जी और ऑरा भरा हुआ था और ये वही मेडिसिनल पावर थी जो कि इन्फेंट्री के अंदर थी। साथ ही इस टाइम पे इस ट्री में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पत्ते होते हैं जो कि लहरा रहे होते हैं। तभी जोयान बताता है, ये जो फैन ट्री है ये 7000 साल पुराना है और इसके जो पत्ते हैं वो लगभग 5000 साल पुराने हैं और इनका यूज जोयान ऑक्शन हाउस के अंदर करता है। और इस टाइम पे जोयान इन्हीं पत्तों का यूज कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क के लिए भी करना चाहता था। आखिरकार एक 5000 साल पुराना फैन ट्री की लीफ पहले ही रैंक 7 की मेडिसिनल पिल के लिए यूज होती है। तभी जोताई कहते हैं, छोटे साथी, तुमने ये चीज कहाँ से प्राप्त की? उन्हें भरोसा नहीं था कि जोयान के पास वास्तव में ऐसी कोई चीज भी होगी। हालांकि उनके क्वेश्चन पे जोयान कुछ भी नहीं कहता और बस दिल ही दिल में अपनी हेवनली फ्लेम को थैंक यू कहता है जो कि लाइफ स्पिरिट फ्लेम होती है। और उसी की हेल्प से तो जोयान का ये ट्री इतनी जल्दी इतना ज्यादा बड़ा हो गया था। और ये वही ट्री होता है जो कि जोयान ने जिन याओ के यहाँ से लिया था और तब से अब तक जोयान इसे हर टाइम अपनी हेवनली फ्लेम के साथ ही रखता था। हालांकि इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह होते ही लैनी जोयान की सराया में पहुंच जाते हैं और सराया के ओनर के साथ जोयान के रूम तक जाते हैं। हालांकि सराया का ओनर नॉक करना चाहता था लेकिन लैने उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि आप जाइए। जिसके बाद वो वहीं पे बैठकर जोयान का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि कल के ट्रीटमेंट के बाद उनके यंग मास्टर की हालत काफी ज्यादा सुधर गई होती है। साथ ही साथ वो बात भी कर पा रहा था और उसका ऑरा भी काफी हद तक सुधर गया था। हालांकि ये बदलाव तो छोटा सा ही था लेकिन उसे अब जोयान से उम्मीद दिखने लगी थी कि वो उसके यंग मास्टर को बचा सकता है और इसी
एक्साइटमेंट के कारण वो रात में ही आ गया था, लेकिन उसने जब देखा कि जियोन के डोर बंद है तो उसने जियोयान को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं किया था, बल्कि यहाँ इंतजार कर रहा था। और शायद पूरे ही बुबांग सिटी के अंदर जियोयान को छोड़कर ऐसा कोई नहीं होगा जो कि रिटर्नेंस एक्सपर्ट को भी आराम करा सकता था, इंतजार करा सकता था। हालांकि कुछ ही देर के बाद जियोयान के रूम के बंद दरवाजे को धीरे धीरे खुलते हुए देखा जा सकता था। ये देखकर लेने तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं मिस्टर जियोयान, और इसके बाद अपने दोनों ही हाथों को बढ़ाकर जॉन को ग्रीट करता है। लेने को अपने सामने देखकर जॉन काफी ज्यादा हैरान होता है और इसके बाद उनसे पूछते हुए कहता है मास्टर लेने आप यहाँ क्यों दिखाई दिए हैं। हालांकि तभी लेने तुरंत ही जियोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं मिस्टर जियोयान, कल के आपके ट्रीटमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यंग मास्टर की हालत काफी बेहतर हो गई है। इस टाइम पे वो कुछ दिनों पहले से पूरी तरीके से अलग है। आपके हेवनली फ्लेम के सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस इफेक्ट है। जब उसने देखा कि जॉन उसे काफी शक भरी नजरों से देख रहा है तो तुरंत ही वो जियोयान को मस्का लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जियोयान कहता है जब तक वो ठीक हो जाते हैं तब तक सब कुछ अच्छा है। मैंने वास्तव में उनकी मदद की क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप आज यहाँ क्यों आए हैं। ये सुनकर वो तुरंत ही काफी ज्यादा पोलाइटली जियोयान की तरफ देखते और कहते हैं मिस्टर जियोयान, आपने कल कहा था कि मेरे यंग मास्टर की बॉडी से पॉइजन एक ही बार में निकाला नहीं जा सकता और इसे निकालने के लिए कई बार आना होगा। तो यहाँ पे मैं मिस्टर जियोयान को अपनी ट्राइब के अंदर इन्वाइट करने के लिए आया हूँ ताकि आप मेरे यंग मास्टर की बॉडी के पॉइजन को रिफाइन कर सके, अगर ये पॉसिबल हो तो। ये सुनकर जियोयान तुरंत ही कहता है आप फैंग क्लेन में जाने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर मास्टर लैन तुरंत ही कहते हैं मुझे आशा है कि मिस्टर जियोयान मुझे माफ कर सकते हैं, लेकिन ये मामला मेरे यंग मास्टर से संबंधित है तो इसका डिसीजन क्लेन लीडर ही ले सकते हैं। हालांकि मैं रिजल्ट ही आपको बता सकता हूँ कि मुझे पहले उन्हें ये बताना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मिस्टर जियोयान मेरे साथ चल सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लेन लीडर ने यह भी कहा कि अगर कोई भी यंग मास्टर की बॉडी से पॉइजन को पूरी तरीके से रिफाइन कर सकता है तो वो पर्सन फैंग फैमिली के अंदर एक गेस्ट एल्डर के तौर पर इन्वाइट किया जाएगा। साथ ही वो फैंग क्लेन के अंदर के किसी भी रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। मास्टर लेने की बात से जियोयान थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन जैसे ही बात के वर्डों को जियोयान सुनता है तुरंत ही काफी ज्यादा हिल जाता है, क्योंकि जियोयान को इस बात की चिंता कि वो मिरर ब्रेकिंग पिल कैसे रिफाइन करेगा, क्योंकि उसे बाकी के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब जियोयान को लगता है कि अगर वो फैंग फैमिली की हेल्प कर देगा तो उसे वो सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिल सकते हैं जिससे वो मिरर ब्रेकिंग पिल को रिफाइन कर सकता है और अपने ग्रुप की पावर को बढ़ा सकता है। देख रहे हो इस बंदे को, इसके हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो तो भी मांगना इसको भीख ही है। मतलब यार मेडिसिनल हब, यार तुम जान मांग लो वो बंदा जान दे दे। कभी कभी हमें अपना ठरकी चूतिया भी लगता है। चलो आगे। साथ ही इस टाइम पे जियोयान फैंग फैमिली के एल्डर से भी मिलना चाहता था और लीडर से भी मिलना चाहता था, क्योंकि जियोयान को पता था कि सामने वाले ग्रुप की पावर ओरिजन किंग लेवल से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी और अगर वो उनके लड़के की जान बचाता है तो यह उनके ऊपर एक एहसान होगा, जिसका मतलब था कि एक तीर से दो निशाने। इसीलिए जियोयान तुरंत ही कहता है मास्टर लैन मैं आपके साथ जाऊंगा। हालांकि इस टाइम पे एल्डर लैन को पता था कि जियोयान बिना किसी चीज के तो ऐसा नहीं करे, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि जब तक जियोयान फैंग फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक जियोयान की हर एक बात एक्सेप्टेड है। इसीलिए वो जैसे ही चलने को रेडी होते तभी जियोयान कहता रुकिए, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ चल सकते हैं। और इसके बाद सामने के दरवाजे के लुओजिन और बाकी सभी लोग धीरे धीरे बाहर निकल आते हैं। जियोयान की बात को सुन लैन तुरंत ही जियोयान के ग्रुप को देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसकी नजर लुओजिन बाई हुआ जायंट टेप पर पड़ती है। हालांकि वो तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि वे सभी लोग मिस्टर जियोयान के फ्रेंड है, इसलिए उनके साथ चलने पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेने की बात को सुनकर जियोयान तुरंत ही स्माइल करता है और इसके बाद लुओजिन के ग्रुप की तरफ देखता है और उनसे थोड़ी देर कुछ बात करता है और सब तैयारियां करने के बाद लेने के गाइडेंस में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और फैंग क्लेन की डायरेक्शन में चलने लगते हैं। हालांकि इनके ईस्ट डायरेक्शन पे निकलने के बाद बुबांग सिटी के बाहर 4 हाफ एजेड मैन दिखाई देते हैं जो कि एक दूसरे को देखते हैं और इसके बाद इन्हीं के ग्रुप का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पे काफी बड़े पहाड़ से होते हुए इन 9 लोगों का ग्रुप फैंग क्लेन की तरफ जा रहा होता है और जियोयान के ग्रुप की प्रेजेंट टाइम की स्पीड के साथ उन्हें 2 दिनों के अंदर फैंग क्लेन में पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पे जियोयान अपने ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराता है एल्डर लैन के साथ, जहाँ एल्डर लैन तुरंत ही कहते हैं तो मिस्टर जो आप एल्केमिस्ट अलायंस के एल्डर हैं, मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। हालांकि मुझे लगता ही था कि मैंने झोउताई नाम कहीं पे सुना है। इस टाइम पे लैन काफी ज्यादा शौक भी होते हैं कि जियोयान के ग्रुप में वास्तव में एल्केमिस्ट अलायंस के लोग भी हैं। तभी झोउताई भी प्राउडफुली कहते हैं एल्केमिस्ट अलायंस से झोउताई वो मैं ही हूँ। तभी एल्डर लैन कहते हैं आप दबंग झोउताई हैं जो बिना गुस्से के भी अपना दबंग ऑरा चारों तरफ बिखेरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप अपने दबंग ऑरे के साथ ही पैदा हुए थे और नॉर्मल प्यूपिल आपके साथ बात भी नहीं कर सकते, ना ही आपके आसपास आ सकते। जब पहली बार मैं भी आपसे मिला तो मैंने भी थोड़ा सा प्रेशर फील किया था और इसके बाद दोनों ही लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं और लंबी चौड़ी फेंकने लगते हैं और साथ ही साथ क्लोज भी आने लगते हैं, मतलब फ्रेंड बनने लगते हैं। हालांकि तभी लेने कहते हैं मिस्टर जियोयान ऐसा लगता है कि हम केवल चैटिंग पे ही फोकस कर रहे हैं, क्या आप अपने बाकी के दोस्तों से नहीं मिलवाएंगे? मुझे डर है कि मुझे ही कहना होगा कि बाकियों से भी मुझे इंट्रोड्यूस कराइए। जियोयान जैसे ही उन वर्ड को सुनता है तो तुरंत ही समझ जाता है कि ये उन 4 ओरिजिनल
ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं जो कि उनका पीछा कर रहे थे। आखिरकार जोयान ने एल्डर लेन ने अपनी पावर के साथ फील कर लिया था कि ये 4 बंदे उनके पीछे ही हैं। हालांकि लिटिल फेयर डॉक्टर और म्यूलिंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, जो कि ग्रुप के पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। तभी लेने कहते हैं ये 4 ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट वास्तव में हमारे पीछे चलने की हिम्मत करते हैं। क्या ये वास्तव में मरना चाहते हैं? इस टाइम पे लेने को पता था कि ये चारों अकेले उससे नहीं जीत सकते, फिर भी वास्तव में वो उन सभी 9 लोगों के ग्रुप का पीछा कर रहे होते हैं। हालांकि लेने के कंपैरिजन में जोयान को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मामला उतना ही इजी है जितना दिखाई दे रहा है, क्योंकि जोयान को पता था वो लोग इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि अपने ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पावर के साथ रिटर्निंग एक्सपर्ट को चैलेंज करने आ जाएं। और अगर वो आए भी हैं तो उनके पास कुछ डू स्किल्स और कोई मेथड्स तो जरूर होंगे। इसलिए जोयान तुरंत ही कहता है, मास्टर लेन आपको क्या लगता है साउथ रीजन के अंदर ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? हालांकि यहाँ पे जोयान को उम्मीद थी 80 से 90% कि इन्हें उन्हीं को होना चाहिए। और जोयान के मन की हालत को देख लेने तुरंत ही रुक जाते हैं और जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या मिस्टर जोयान आपका मतलब है? और इसके बाद वो तुरंत ही साउथ रीजन के उस पावरफुल सेक्ट के बारे में सोचता है जो कि ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है। और फिर वो तुरंत ही कहता है हेवनली पपेट सेक्ट। और इसके बाद लेने तुरंत ही अपने पीछे 4 लोगों को देखते हैं और अब ये चारों लोग ये फील कर लेते हैं कि लेने ने भी उन्हें देख लिया है, इसीलिए वो छिपना बंद करके पलक झपकते ही जोयान के ग्रुप के सामने आ जाते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, क्या तुम फेंग जीकोंग के रक्षक हो लैंग ए? और इसके बाद वो हंसने लगते हैं जैसे कि आज की फाइट के लिए उन्होंने काफी लॉन्ग टाइम पहले ही स्ट्रेटजी बना ली थी। तभी लैन ने उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, आप ईस्टर्न वैली के 4 एल्डर हैं। मास्टर लैन को अच्छी तरीके से पता था कि ये 4 लोग भले ही ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के लेट स्टेज पर हो, लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है। साथ ही ये चारों अगर एक साथ टीम वर्क करें तो रिटर्नेंस लेवल के एक्सपर्ट्स को भी हरा सकते थे। और इस टाइम पे ये चारों तियान ब्रदर से काफी ज्यादा पावरफुल थे जिन्हें जोयान ने पहले मारा था। हालांकि तभी उनमें से एक ओल्ड मैन कहता है, हाफ एजेड मैन, लगता है कि मास्टर लैन को हमारे बारे में काफी अच्छी समझ है, इसीलिए अब हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग को फ्लिप करता है और सिल्वर कलर की पपेट उसके सामने अपीयर होती है। और उन 4 पपेट को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि वो चारों इंटरमीडिएट रिटर्नेंस पपेट होती हैं। और साथ ही उन चारों के पावरफुल डू स्किल्स को मिला दिया जाए तो प्रेजेंट टाइम पे ये माना जा सकता था कि जोयान 5 रिटर्निंग एक्सपर्ट के साथ फाइट करने वाला है। हालांकि इस टाइम पे लेने को भी पता था कि वो अगर अकेला होता तो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे मार दिया जाता, लेकिन इस टाइम पे जोयान का पूरा ग्रुप उसके साथ था। और इसके बाद वो जैसे ही अपने बगल में देखता है तो एक एक करके सभी लोग लाइन से खड़े होने लगते हैं। और इसके बाद एक साथ तुरंत ही कहते हैं, हमें अनदेखा मत करो। लेने जैसे जोयान के ग्रुप को उसकी तरफ से खड़ा होता हुआ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी ज्यादा खुश भी होता है। तभी वो चारों लोग कहते हैं, मुझे कहना होगा कि आप सभी लोग वास्तव में मुझे सरप्राइज कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको हमारे लिए परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए और आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाएं, क्योंकि हमने तो आपको कभी भी नहीं देखा, इसीलिए आपको दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, वरना। तभी जोयान कहता है, माफ करे, हम लोग दूसरों के मामले में दखल देना काफी पसंद करते हैं और जितना अधिक हमारा इससे लेना देना नहीं होता हम उतना ही इसमें शामिल होना चाहते हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इस फाइट को थोड़ा सा मजेदार बनाएंगे। और इसके बाद जोयान तुरंत ही स्टार्टिंग रिटर्नेंस लेवल के ऑरे को एनालिस कर देता है जो कि उन चारों लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि उसी टाइम पे वो अपने पपेट्स को आगे बढ़ा देते हैं जो कि जोयान के ऑरे को तुरंत ही रोक देता है। और इसके बाद वो कहते हैं, क्या हुआ अगर तुम रिटर्नेंस एक्सपर्ट हो? अगर तुम मरना चाहते हो तो हम चारों तुम्हें जरूर मारेंगे। और इसके बाद वो अपने पपेट की तरफ देखते हुए कहता है, जाओ सबको मार दो। और इसके बाद उनके सामने की चारों ही पपेट आगे बढ़ने लगती हैं। हालांकि जैसे ही वो पपेट आगे बढ़ती हैं एक बड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इस टाइम पे 2 पपेट जोयान और लेने की तरफ बढ़ी थी, बल्कि 2 पपेट लुओजिन और बाकी सभी लोगों की तरफ बढ़ गई थी। साथ ही वो चारों एल्डर फेंग जीकोंग को ही देख रहे होते हैं जो प्रेजेंट टाइम लेने के पीछे था। आखिरकार उनका असली निशाना फेंग जीकोंग ही तो था। ये देखकर लेने तुरंत ही कहते, ये लोग मेरे लिए नहीं आए हैं। हालांकि वो कुछ कर पाता कि तभी अचानक ही वो पपेट उसके सामने आ जाता है। हालांकि तभी वो पपेट तुरंत ही अपना पंच लेने की तरफ बढ़ाती है और लेने बड़ी मुश्किल से उस पंच को रोकता है। और साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था, क्योंकि उसके सामने एक पपेट थी जिसे ना तो पेन होता है ना ही थकान। वो केवल अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो कर रही थी, लेकिन उसके कारण लेने को तो नुकसान हो ही रहा था। और लेने को प्रेजेंट टाइम पे अगर फेंग जीकोंग की चिंता नहीं होती तो प्रेजेंट टाइम पे वो यहाँ पे फाइट करना बिल्कुल भी चूज नहीं करता। हालांकि तभी जोयान एक पंच के साथ अपने सामने के पपेट को उड़ते हुए दूर की तरफ भेजता है और लेने ने भी अपने सामने के पंच को पीछे हटा दिया था। और इसके बाद तुरंत ही कहते हैं, लेने, मिस्टर जोयान आप इन दोनों पपेट को मेरे ऊपर छोड़ दें, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे यंग मास्टर की रक्षा कर सकते हैं। और इसके बाद घुमा के एक लात पपेट को मारते हैं और उड़ते हुए उसे भेजते हैं जो कि उनकी तरफ आ रही थी। ये सुनकर जोयान समझ जाता है कि माहौल कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल है, इसलिए जोयान लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता और उसके हाथ के फ्लिप के साथ एक लाइट की किरण निकलती है और जोयान इसका एक टिक्सन स्टेप का यूज करके फेंग जीकोंग के पास आ जाता है। और इस टाइम पे वो चारों एल्डर भी लेने के पीछे आ गए होते
होते हैं। दूसरी तरफ लुओजिन के सामने एक पपेट आ गई होती है जो कि ऑब्वियसली जोयान की पपेट थी, जिसे जोयान ने तियान ब्रदर से छीना था। उसी टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने पपेट को तुरंत ही अपेयर करती है और इसके बाद अपने पपेट और साथ ही साथ इतने सारे ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट के होने के कारण अब जोयान को डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि तभी लैन ये देखकर तुरंत ही चौंकते और कहते हैं क्या वो हेवनली पपेट सेक्ट की पपेट नहीं है, उसके पास वास्तव में उनके सेक्ट का कुछ क्यों है। और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान की तरफ देखता है जो कि ईस्ट वैली के चारों एल्डर्स के साथ लड़ रहा होता है। लेकिन इस टाइम पे लेने को लगता है कि जैसे जोयान उनके साथ कोई बात कर रहा हो और लेने के दिल में शक बढ़ने लगता है। हालांकि लेने का इतना अपसेंट होना और तभी एक पपेट का घूमता हुआ पंच तुरंत ही उसके चेस्ट पे आकर लगता है और उसकी चेस्ट अंदर की तरफ धंस जाती है और वो उड़ता हुआ काफी पीछे तक जाता है और खून की वॉमिट करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि तभी दूसरी पपेट उसके सामने आ जाती है। ये देखकर लेने तुरंत ही अपनी जिनसेन कुई को एक्टिवेट करते हैं। हालांकि इस टाइम पे ये चारों एल्डर भी काफी ज्यादा घबराए हुए थे और वो जोयान की तरफ देखते हुए तुरंत ही कहते बच्चे तुम्हारे पास मेरे हेवनली पपेट सेक्ट की पपेट क्यों है। इस टाइम पे उसने तुरंत ही पहचान लिया था कि ये उसके ही सेक्ट की पपेट है। हालांकि तभी जोयान कहता है क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं बताऊं कि मैंने उन्हें छीन लिया है। ये देखकर वो चारों लोग तुरंत ही कहते हैं इसकी जीभ कितनी तेज है। हालांकि तभी उनमें से एक एल्डर कहता है ये सही कह रहा है, हमें हाल ही में खबर मिली थी कि तियान ब्रदर साउथ वेस्ट रीजन में मारे गए थे, साथ ही उनकी पपेट भी कहीं नहीं मिली। क्या ऐसा हो सकता है कि ये उसने ही किया हो। और इसके बाद वो जैसे ही जोयान की तरफ देखते हैं इस बात को सुनकर तो उनकी पूरी बॉडी से मर्डरस ऑरा रिलीज होने लगता है। और इसके बाद वो कहते हैं क्योंकि आपने मेरे सेक्ट के लोगों को मारा है और हमारे सेक्ट की पपेट को चुराया है, तो अगर आप आज नहीं मरते तो हेवनली पपेट सेक्ट अपना चेहरा खो देगा। चलो एक साथ इस बच्चे को मार डाले। और इसके बाद तुरंत ही उनकी जिनसेन की तुरंत उनकी बॉडी से बाहर निकलने लगती है और एक साथ फ्यूज होकर काफी पावरफुल ऑरा चारों तरफ फैलाने लगती है। जिसके बाद वो एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं यूनिटी ऑफ द क्वी ब्रेक द पावर ऑफ एनिमी। और इतना कहने के साथ चारों ही लोग अपने हाथ को अपनी चेस्ट तक ले जाते हैं और एक पावरफुल फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। जिसके बाद उसके सामने जिनसेन कुई एक ग्रीन कलर के स्पेयर में कन्वर्ट होने लगती है और इस टाइम पे इस स्पेयर का जो ऑरा था वो रिटर्निंग एक्सपर्ट के ऑरे से बिल्कुल भी कम नहीं था। हालांकि उसके अटैक को देखकर जोयान तुरंत ही कहता है टुच्ची पुच्ची चाले। और इसके बाद जोयान तुरंत ही चुटकी बजाता है और येलो ब्लू कलर की फ्लेम जोयान के हाथ में आ जाती है और इसके बाद एक हैवी जोयान रूलर के साथ फ्यूज होने लगती है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपनी जिनसेन कुई को हैवी जोयान रूलर में डालने लगता है और इससे निकलने वाला ऑरा किसी को भी डरा सकता था। हालांकि तभी ईस्ट वैली के वो चारों एल्डर कहते हैं हेवनली फ्लेम। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जोयान वास्तव में इतनी खतरनाक चीज निकालेगा। उन्हें पता था कि दुनिया में बहुत कम चीजें हैं जो कि इस डिवाइन ऑब्जेक्ट को सप्रेस कर सकती हो और अब तो जोयान की पावर भी उनसे ज्यादा थी और इस चीज को जोड़ने के बाद जोयान को हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन क्योंकि फाइट वो स्टार्ट कर चुके थे तो अब पीछे हट नहीं सकते थे, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने का सोचते हैं और इसके बाद और भी ज्यादा जिनसेन को अपने सामने के स्पेयर में डालना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस टाइम पे इन्होंने जोयान की पावर को सच में कम करके आंका था क्योंकि जोयान की आवाज आती है 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। और इसके बाद जैसे ही जोयान के रूलर का स्लैश अटैक उनके भाले से टकराता है तो कोई भी देख सकता था कि वो स्पेयर ही नुकसान में था और मुश्किल से 10 सेकंड बाद वो वाला तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनके पीछे के लोगों के चेहरे अनट्रस्टेड तरीके से जोयान को देख रहे होते हैं। हालांकि इस टाइम पे उनके अटैक को भी वीक नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उन्होंने लिनिये पर अटैक करने के लिए टाइम गलत चुना था और उसी के साथ ही साथ उन्होंने अपना जो ओपोनेंट चुना वो तो और भी ज्यादा गलत चुना था क्योंकि भले ही वो अपनी पावर को फ्यूज करके रिटर्नेंस लेवल के पर्सन को भी चैलेंज कर सकते हो, लेकिन उनकी पावर अभी भी ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ही है और जोयान और साथ ही साथ हेवनली फ्लेम के फ्यूजन के बाद जोयान को हराना तो इम्पॉसिबल है उनके लिए। हालांकि उनके अटैकों को डिस्ट्रॉय करने के बाद जोयान बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत ही इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके हैवी जोयान रूलर को यूज करता है और उन चारों पर अटैक कर देता है और वो तुरंत ही चीखों की आवाज के साथ जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि जोयान इतनी ज्यादा स्पीड के साथ उनकी तरफ आया था कि उन्हें डॉज करने का मौका ही नहीं मिला। इस टाइम पे जमीन पे गिरने के बाद वो खून की उल्टियां कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उनके और एक काफी ज्यादा वीक हो गए थे और चेहरे पीले पड़े हुए थे। तभी जोयान तुरंत ही कहता है आप अपनी ताकत के साथ रिटर्नेंस एक्सपर्ट्स को हराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा पावरफुल नहीं मानते। और इसके बाद जोयान आसमान से 2-4 आफ्टर इमेज को छोड़ते हुए तुरंत ही उनके सामने अपेयर होता है और इसके बाद जोयान अपने हैवी जोयान रूलर से उन पे अटैक करने ही वाला था कि तभी अचानक एक पपेट पीछे से जोयान की तरफ अटैक करती है जिसे जोयान अपने हैवी जोयान रूलर से उड़ते हुए काफी दूर तक भेजता है और जोयान की हेवनली फ्लेम के कारण उसकी चेस्ट तुरंत ही मेल्ट हो जाती है। हालांकि जब तक जोयान जैसे ही अपने सामने देखता तो उसके सामने के चारों एल्डर उससे 100 मीटर दूर तक भाग चुके होते हैं और साथ ही उनके पीछे पीछे उनकी 3 पपेट भी थी। और इस टाइम पे लुओजिन और बाकी लोग भी काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो पपेट के साथ काफी बड़ी फाइट में थे और वो पपेट अचानक ही पीछे हट गई। हालांकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा खराब हालत होती है लेने की, जो कि यही सोच रहा था कि जोयान के पास ये 2 पपेट कहां से आई और साथ ही उन 2 एल्डर्स की पपेट ने इनकी काफी बैंड बजाई थी। हालांकि उसे काफी चोटें तो नहीं आई लेकिन उसकी पूरी बॉडी घाव से भरी हुई थी। हालांकि जोयान को पता नहीं था कि लेने जोयान और फैंग जीकोंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता तो उसकी ये हालत नहीं होती। हालांकि जोयान ने देखा कि उनके पास उनके 3 पपेट
और अब जोयान चाह के भी उन्हें नहीं मार सकता, इसीलिए जोयान उनके पीछा करने का विचार बिल्कुल भी नहीं करता। हालांकि उन सभी के चले जाने के बाद जोयान तुरंत ही मास्टर लैंड की तरफ देखता है। वास्तव में उसके ग्रुप में सबसे पावरफुल इंसान की हालत दो पपेट ने ऐसी कर दी थी। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और इसके बाद तुरंत ही कहता है, मास्टर लैंड क्या आप ठीक हो? और इसके बाद तुरंत ही स्टोरेज रिंग से एक मेडिसिनल पिल निकालता है। एल्डर लैंड उसे ले तो लेते हैं, लेकिन उसे स्वेलो करने से पहले थोड़ा सा झिझक रहे होते हैं, लेकिन वो आखिरकार उसे स्वेलो कर ही लेते हैं। और इसके बाद तुरंत ही कहते हैं, मिस्टर जोयान आपका धन्यवाद इस पिल के लिए, क्योंकि उन्होंने फील किया था कि इसकी एनर्जी के साथ उनकी बॉडी की चोटें जल्दी से रिकवर हो रही थी। हालांकि जॉन ने एक चीज फील की थी कि एल्डर लैंग काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे, जिससे जॉन को थोड़ा शक होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या है। हालांकि जॉन इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचता और तुरंत ही अपने पपेट को वापस ले लेता है और इसके बाद बाकी लोगों की हालत के बारे में पूछता है और ये जानने की बात की सभी ठीक है, तो तुरंत ही सभी लोग आसमान में अपनी जिनसेन कुई को रिकवर करने के लिए पालथी मार के बैठ जाते हैं और सभी लोग अपनी बॉडी की पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि इस टाइम पे लेने अपनी आंखों के कोनों से जोयान, लुओ जिन सभी लोगों को काफी ज्यादा अलर्ट तरीके से देखते हैं और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा शक भरी नजरों से भी सबको देख रहे थे। और इसके बाद वो जोयान का मिलना, फेंग जीकोंग की बॉडी से पॉइजन निकाल, जिसके बाद ईस्टर्न वैली के चारों एल्डर्स को अपनी पावर के साथ सप्रेस कर देना, जो कितने लॉन्ग टाइम से पॉपुलर, ये सभी चीजें वो एक साथ जोड़ने लगता है। हालांकि इसके बाद रास्ते की जो जर्नी होती है वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ चल रही थी, क्योंकि लेने काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे थे और जोयान का ग्रुप उनका पीछा कर रहा होता। और इस टाइम पे जॉन के ग्रुप को यही लग रहा था कि शायद वो टेंशन में है कि कहीं वो चारों एल्डर एक बार फिर ना जाएं, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कहते। जिसके बाद 2 दिन बाद उनका ग्रुप एक शहर पर पहुंचता है और ये डोंग हुआ सिटी होती है, जो कि फैंग क्लेन का हेडक्वार्टर था और यहाँ की हर एक चीज फैंग क्लेन के ही कंट्रोल में थी और अगर वे यहाँ पहुंच गए थे तो वो सेफ थे। इसीलिए एल्डर लेनिथ एक राहत की सांस लेते हैं और इसके बाद फैंग जीकोंग को अपने बगल में देखते हैं और इसके बाद वो सभी लोग तुरंत ही फैंग क्लेन के मैंसन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बाहर काफी सारे पहरेदार खड़े हुए थे, जो कि एल्डर लेने को देखकर तुरंत ही काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में उन्हें ग्रीट करते हैं। जिसके बाद वो अपने यंग मास्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनका यंग मास्टर तो पूरी तरीके से एक बेवकूफ है। और इसके बाद वो जोयान के ग्रुप को देखने लगते हैं। हालांकि लेने इन 2 गार्ड पे थोड़ा सा नाराज होते हैं, लेकिन वो इन्हें तुरंत ही इग्नोर भी कर देते हैं। और इसके बाद उनकी नजर तुरंत ही एक गाड़ी पे पड़ती है, जो की अभी अभी आई थी और इसमें अजीब प्रिंट बने हुए होते हैं, जो की काफी सारे मैजिकल बीस्ट के थे। साथ ही इस गाड़ी को जो खींच रहा होता है वो एक मैजिकल बीस्ट था, जो की सोअरिंग क्लाउड लेपर्ड होता है, जिसे हासिल करना आम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी चीज से कोई भी ये पता लगा सकता था कि इस गाड़ी के अंदर जो भी होगा वो नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है ये गाड़ी, और इसके बाद उसमें कुछ प्रिंट्स को देखता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट का चिन्ह, उनके सेक्ट से कोई हमारे यहाँ क्यों आया है? लेने को अच्छी तरीके से पता था कि 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट के साथ उनकी दुश्मनी हेवनली पपेट सेक्ट से कम बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही फैंग परिवार उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखता था और उन लोगों से खासकर बचता था, तो आखिरकार उनके क्लेन का मेंबर कोई यहाँ क्यों आएगा? हालांकि लेने की पूछताछ के बाद वो दोनों गार्ड बताते हैं, मास्टर लैन, ये गाड़ी सुबह ही क्लेन में आई थी और ऐसा लगता है कि जो लोग आए थे वो 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट से हैं। साथ ही साथ वो क्लेन लीडर के यंग मास्टर से भी मिलने आए थे और वे अभी भी अंदर हैं गेस्ट रूम में। तभी जोताई कहते हैं 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट एक्सट्रीम साउथ की 2 पावरफुल सेक्ट से मिलने की उम्मीद मैंने नहीं की थी। हालांकि इस टाइम पे जॉन भी काफी ज्यादा क्यूरियस होता है कि अगर फैंग फैमिली का कोई भी संबंध 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट से नहीं है, तो वास्तव में उनके सेक्ट से कोई यंग मास्टर से मिलने के लिए क्यों आएगा? हालांकि तभी लेंगे तुरंत ही कहते हैं, मिस्टर जोयान कृपया अंदर आए। हालांकि इस टाइम पे लेने ने अंदाजा लगा लिया था कि 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट के लोग यहाँ क्यों आए होंगे। हालांकि वो तुरंत ही जोयान को ग्रीट करते हैं और ये देखकर उनके बगल के दोनों गार्ड काफी अजीब तरीके से जोयान को देखते हैं कि एल्डर लैन वास्तव में अपने क्लेन में इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं। वो जोयान को ग्रीट कर रहे थे, जो कि इतना ज्यादा यंग था। हालांकि इस टाइम पे जोयान एक चीज तो समझ जाता है कि 1000 स्कॉर्पियन सेक्ट यहाँ पे अपने ही किसी मोटिव के साथ आया है, इसलिए जोयान तुरंत ही कहता है ठीक है। जिसके बाद लेने के गाइडेंस में जोयान का ग्रुप अंदर जाने लगता है और उस मेंशन के अंदर इंटर हो जाता है। और वो जैसे ही गेस्ट रूम में पहुंचते हैं तो क्लेन के सभी एल्डर्स और लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देते हुए तुरंत ही आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और एल्डर लेने के सामने केवल सभी लोग चुपचाप देख सकते थे कि वो अननोन लोगों के एक ग्रुप को लेकर आए हैं। हालांकि उसी टाइम पे फैंग क्लेन के गेस्ट हाउस के अंदर फैंग क्लेन के कुछ हाई लेवल के एल्डर और इम्पोर्टेंट पर्सन के अलावा हर किसी को उस रूम से बाहर कर दिया गया था। और इस टाइम पे उस हाल में केवल 5 लोग बैठे थे। उनमें से एक हाफ एजेड मैन था जिसने ब्रोकेट क्लॉथ पहने हुए होते हैं और वो काफी प्राउडफुली बैठा हुआ था। साथ ही उसी के पास 3 सफेद कपड़ों पहने हुए सफेद बालों वाले एल्डर होते हैं और आखिरी पर्सन एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए काले चेहरे वाला एक पर्सन था। और इस टाइम पे ये ब्लैक फिगर काफी अजीब तरीके से स्माइल करते हुए अपने सामने के पर्सन को देख रहा था, जैसे कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, क्लेन मास्टर, मैंने पहले ही आपको मेथड दे दिया है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर आप एग्री तो मैं आपको वो मार्क दे दूंगा जो आपको चाहिए, लेकिन आप अभी भी नहीं चाहते तो फिर मुझे माफ करें, मैं आपके साथ और नहीं रहूंगा। और इसके बाद वो हाफ एजेड में को देखता है जो कि उसके सामने बैठा हुआ था और तुरंत ही अपने मेज से खड़ा हो जाता है। ये देखकर फैंग क्लेन मास्टर तुरंत ही कहते हैं, माओ जून, तुम्हें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फैंग फैमिली को चाहे उस चीज की कितनी ही जरूरत
जरूरत क्यों ना हो, हम उसके लिए अपने अलायंस को विश्वासघात नहीं करेंगे, ना ही उन्हें धोखा देंगे। और उसके बाद उसके पीछे के तीनों एल्डर भी खड़े होते हैं और तुरंत ही कहते हैं कि तुम्हारा 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट एक इल्यूजन है। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहता है तुम लोग सच में काफी ज्यादा वफादार हो, लेकिन मैं भी अभी फैंग क्लेन के क्लेन मास्टर से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अपने बेटे की परवाह नहीं करते और क्या अपने फादर के तौर पर वो अपने बेटे की जान नहीं बचाना चाहते। और इसके बाद सबकी नजर फैंग क्लेन के क्लेन मास्टर फैंग ची के ऊपर चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता था वो चाहे कुछ भी कहे, यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है फैंग ची के ऊपर। हालांकि माओ जून जो कि 1000 स्कॉर्पियन सेक्ट का एक मेंबर था, इसकी पावर लेट रिटेंडेंस लेवल पर होती जो कि लेने के बराबर ही थी। हालांकि और कोई टाइम होता तो वो उनके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करता, लेकिन इस टाइम पे ये इतना अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था क्योंकि इसके बाद फैंग जियांग को ठीक करने का एक मेथड था, क्योंकि माओ जून के पास एक पिल थी जो कि फैंग जीकोंग के बॉडी के पूरे ही पॉइजन को ठीक कर सकती थी। और इसे लेकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे, लेकिन पिल देने के लिए माओ जून ने एक शर्त रख दी थी कि फैंग फैमिली को 1000 स्कॉर्पियन सेक्ट में शामिल होना होगा और उनके अंडर काम करना होगा। और ये 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट के सेक्ट मास्टर की रिक्वेस्ट होती है, और अगर वो एग्री नहीं होते तो उन्हें ये पिल भी नहीं मिल सकती थी। और उसकी यही बात को सुनकर फैंग ची काफी ज्यादा उदास थे, क्योंकि आखिरकार वो एक क्लेन के लीडर और उन्हें क्लेन को पहले रखना पड़ता था, लेकिन एक फादर के तौर पर वो अपने बेटे को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। और इस टाइम पे फैमिली और बेटे के अंदर किसी एक को ही चूज करना था, और ये दर्द उनके लिए काफी बड़ा था। तभी वो कहता है क्लेन लीडर फैंग, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ग्रुप में शामिल हुए हैं। हालांकि आप अगर अपने क्लेन की रक्षा करना चाहते हैं और अपने बेटे को भी बचाना चाहते हैं तो मैंने कहा कि आप हमारे साथ ही आना होगा, लेकिन अगर आप अपने क्लेन को बचाना चाहते हैं तो मैं आपका सम्मान करता हूँ कि आप अपने क्लेन के लिए अपने बेटे को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। और उसकी बात को सुनकर फैंग ची के ऊपर एक बार फिर दबाव बढ़ता है, क्योंकि सामने वाला बंदा उन्हें बार बार मजबूर कर रहा था। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है क्योंकि आप रेडी नहीं है तो केवल मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और इसके बाद वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही घूमता है, हॉल के बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर फैंग ची उसकी बात से एक्सेप्ट करता है तो उसके छोड़ने से पहले ही वो कोई ना कोई चीज जरूर चूज करेगा, वरना भले ही वो यहाँ पे बैठा रहे फैंग ची अभी भी हिचकिचाता ही रहेगा। तो चलो गाइस, इस एपिसोड को भी अब यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना। ओके, बाय बाय 3N फैमिली।